अब हम बात करेंगे चुंबकीय गुण के बारे में। देखिए, जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि आप डी ब्लॉक के तत्वों को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रखोगे तो या तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होंगे या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षित होंगे। जैसे कि मैं बात कर लूं, ये आपका चुंबक का एन ध्रुव होगा और ये चुंबक का आपका एस ध्रुव हो गया। अब यदि मैं क्या करूं, यहां पर बीच में ले जाकर एक मार्कर रख दूं तो क्या ये मार्कर चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपका ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक कभी भी चुंबकीय और आकर्षित नहीं होता। लेकिन यदि मैंने इन दोनों चुंबकों के बीच में एक चुंबक लाके रख दिया जिसका केवल कौन सा है? नॉर्थ सिरा है, तो बताओ क्या होगा? नॉर्थ सिरा साउथ सिरे की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। नॉर्थ को प्रतिकर्षित करता है, तो अपने आप ही ये वाला जो नॉर्थ वाला भाग है वो कहाँ जाने लगेगा? साउथ वाले की ओर जाने लगेगा। मतलब इसने क्या किया? एस जो आपका ध्रुव था उसके प्रति आकर्षण किया और जो आपका एन ध्रुव था उसके प्रति प्रतिकर्षण किया। और यदि मैं इसके जगह पर कोई मार्कर ले जाके रख देता हूं इस प्रकार से, ये कोई आपका मार्कर है, तो क्या ये अपनी स्थिति से परिवर्तित होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस मार्कर में आपका चुंबकीय गुण मौजूद नहीं है। जबकि जो आपका चुंबक होता है जो कि मैंने आपका लाके रखा था, नॉर्थ सिरा लाकर रखा था, उसमें चुंबकीय गुण होता है। इसी कारण जब मैं उसे चुंबकीय क्षेत्र में लाके रखता हूं तो वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। यदि मैं इसके स्थान पर क्या ला दूं? एक कुंडली लाके इस प्रकार रख दूं तो कुंडली भी क्या करने लगती है? गति करने लगती है। क्लास 12 फिजिक्स में हमने इस बात को पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। तो उसी प्रकार से जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखते हो तो वह तो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं। हाँ, जैसे कि आपने सुना होगा एल्यूमिनियम के तार होते हैं। एल्यूमिनियम के आपके तार होते हैं। वो जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं उसे यदि आप चुंबक के पास ले जाओगे तो एल्यूमिनियम में चुंबकीय गुण होता है। अब एल्यूमिनियम में चुंबकीय गुण होने के कारण वो जो चुंबक के प्रति क्या होता है? आकर्षित होता है। चुंबक के प्रति क्या होता है? आकर्षित होता है। हाँ, यदि मैं बात करूं कॉपर अर्थात क्या होता है? तांबा। यदि आप तांबे को भी चुंबक के पास ले जाते हो तो देखना वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या होगा? आकर्षित होगा। मतलब चुंबक से वो चिपकना चाहेगा। हाँ, तो इसीलिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो बेसिकली चुंबकीय गुण आपका प्रदर्शित करते हैं। अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों को यदि मैंने चुंबकीय क्षेत्र में जाके रख दिया तो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होंगे या तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे। हाँ, यहां से स्पष्ट है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या रखते हैं? चुंबकीय गुण रखते हैं। अब जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वे दो प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एक होता है आपका अनुचुंबकीय गुण और दूसरा होता है आपका प्रतिचुंबकीय गुण। अब बात आती है अनुचुंबकीय गुण क्या होता है, प्रतिचुंबकीय गुण क्या होता है। देखो, अनुचुंबकीय गुण वह गुण होता है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। और जो तत्व चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं, हाँ, वे क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। देखिए, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें चुंबकीय गुण होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में जाके रखेंगे तो या तो ये आकर्षण अनुभव करेंगे या प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे क्योंकि इनमें चुंबकीय गुण है। अब चुंबकीय गुण भी इनमें दो प्रकार का होता है, मुख्यतः अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय तत्व वे होते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं और प्रतिचुंबकीय तत्व वे होते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं। अब डी ब्लॉक में इतने सारे तत्व है, अब उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अनुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय? तो हमेशा याद रखना जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उन तत्वों को आप अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं। और जिनमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते अपितु युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कैसे कहते हैं? हम प्रतिचुंबकीय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो बात समझ में, अनुचुंबकीय तत्व किसे कहेंगे? आपको क्या करना है, जो भी तत्व दे दिया जाए, संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक का कोई भी तत्व दे दिया जाए, आपको बस देखना है क्या उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसका अर्थ ये होगा कि वो अनुचुंबकीय होगा। अ से अयुग्मित, अ से अनुचुंबकीय। और यदि उस तत्व में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो तो वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय तत्व होगा। तो जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके स्कैंडियम की, स्कैंडियम का यदि मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखता हूं तो देखिए इसके
क्या होता है, D1 होता है। बेसिकली क्या होता है आपका 4s2 3d1, यही होता है आपका 4s2 3d1 होता है। अब 4s2 3d1 को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो किस प्रकार से दिखा सकता हूँ, आपका D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके 5 कक्षक होते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं जिसमें कि आपके केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसमें यदि मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखूँ तो वो कितनी है, 1 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब ये कैसा तत्व होगा, आपका अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व होगा, अर्थात अनुचुंबकीय तत्व होगा। हाँ, इसके विपरीत यदि मैं बात करूं जिंक की बात करूं तो यदि हम जिंक की बात करें तो इसका क्या होता है, D10 होता है 4s2 3d10 ये होता है। अब यदि हम D पर गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, पूरे के पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। स्कैंडियम के केस में एक था। यदि मैं टाइटेनियम के केस में बात करता तो टाइटेनियम का क्या होता है 4s2 3d2, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यदि मैं बात करूं जिंक की तो इसमें तो एक भी आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पूरा के पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस कारण जिंक कैसा है आपका प्रतिचुंबकीय तत्व वे तत्व होते हैं जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें हम अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व कहते हैं। हाँ, तो यदि हम बात करें जिंक की, कैडमियम की बात करें और आपके Hg की बात करें, इन तीनों तत्वों का जो आप देखते हैं डी भी पूरी तरह से भरा रहता है, इसका भी डी पूरी तरह से भरा रहता है। डी में अधिकतम 10 आ सकते हैं, जिंक में भी 10 होते हैं, कैडमियम में भी 10 होते हैं और Hg में भी 10 होते हैं। मतलब ये तीनों जो तत्व है वे सभी कैसे तत्व, प्रतिचुंबकीय तत्व, क्योंकि इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। बात समझ में आई। अब यदि मैं बात करूं टाइटेनियम की तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, इसमें 2 है। यदि हम बात करें आपके मैग्नीज की तो मैग्नीज का क्या होता है, बेसिकली होता है आपका 4s2 3d5। क्या होता है 4s2 3d5। इसके केस में देखें तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब ये भी तत्व कैसा तत्व है आपका, अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। यदि मैं बात करूं आयरन की तो आयरन में क्या होता है, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, जिसके अनुसार आयतन कोष का हो जाएगा 4s2 3d6। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ना, यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व या अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं। और यदि आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व या प्रतिचुंबकीय तत्व कहते हैं। अब हमें पता है कि स्कैंडियम के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आयरन के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब में से सभी के सभी क्या है, अनुचुंबकीय तत्व है। लेकिन इन सब में से प्रबल अनुचुंबकीय तत्व कौन है, मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति तेजी से आकर्षित होगा। हाँ, तो जिसमें जितने अधिक आपके क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वह उतना ही अच्छा अनुचुंबकीय तत्व होगा, और वो जितना अच्छा अनुचुंबकीय तत्व होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति उतना ही अच्छा आकर्षित होगा। यदि मैं बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, मैग्नीज, तो स्कैंडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है, टाइटेनियम में केवल 2 ही है। हाँ, यदि हम आपके मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का क्या होता है 3d5 है, अर्थात दिखाना चाहे तो 5 आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। यदि हम बात करें आपके आयरन की तो आयरन का क्या होता है आपका 3d6 होता है। 3d6 के अनुसार देखें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। हमेशा याद रखना यहाँ पर जो लिखा रहेगा डी के ऊपर जो लिखा रहेगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हाँ, क्योंकि बेसिकली अभी तक क्या होते आ रहा है, स्कैंडियम में D1 था तो मैंने बताया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, टाइटेनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, क्योंकि डी के ऊपर भी 2 लिखा था, आप ऐसे समझ रहे थे। लेकिन यदि हम बात करें मैग्नीज के ऊपर, डी के ऊपर क्या था 5 था, तो आपने क्या सोचे 5 था, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी वास्तव में 5 ही थे। लेकिन आयरन के केस में यहाँ पे 3d6 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें आपको कक्षक बना के दिखाना है। जैसे कि यदि मैं D1 की बात करूं तो मैं इस
प्रकार से आपके 5 कक्षा बना लूंगा, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करूं तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आयरन की बात करूं तो आपका 3d6 है तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जिसमें जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही अधिक क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होगा। तो यदि मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज में सबसे अधिक 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो सबसे अधिक क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। फिर उससे कम आयरन होगा क्योंकि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उससे कम टाइटेनियम, सबसे कम क्या होगा? स्कैंडियम होगा। लेकिन यदि किसी ने हमें मान पूछा कि बताइए ये आपका सबसे अधिक अनुचुंबकीय पदार्थ तो है मैग्नीज, लेकिन ये बताइए इसका आप अनुचुंबकत्व के गुण को कैसे प्रदर्शित करोगे? तो अनुचुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करने के लिए एक राशि बनाई गई है, हाँ, जिस राशि को कहते हैं आपका चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहते हैं? जिस राशि को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, हाँ। और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर अंडरवुड ऑफ n(n+2). क्या होता है? अंडरवुड ऑफ n(n+2), हाँ। अब बात आती है n क्या होगा? n होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होगी? n होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि हम स्कैंडियम की बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो n के स्थान पे 1 रख दो, n के स्थान पे 1 रख दो, n के स्थान पे 1, 1+2, 1+2 कितना हो जाता है आपका? 3 हो जाता है। 3 × 1 कितना होता है आपका? 3 होता है। 3 का अंडर रूट कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है आपका, 1.76 ऐसा कुछ होता है आपका, हाँ। √3 ये आपको मान याद ही रखने पड़ेंगे। तो स्कैंडियम की यदि मैं बात करूं चुंबकीय आघूर्ण की तो स्कैंडियम का चुंबकीय आघूर्ण कितना है आपका? है 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, हाँ। यदि अब मैं बात करूं आपके टाइटेनियम की, किसकी बात करूं? टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। 2 हो गई। उसके बाद n के स्थान पर रख दो 2, 2+2 कितना हो जाएगा आपका? 2+2 हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 का × 2 से करो तो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अंडरवुड 8 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? समथिंग देखो, √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, हाँ। मतलब कि जो √8 की वैल्यू होगी वो आपके 2 या 3 के बीच में ही आएगी। तो मैं मान लेता हूँ 2 पॉइंट समथिंग कुछ, तो आपके टाइटेनियम की क्या हो जाएगी? 2 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगी, हाँ। यदि मैं किसकी बात करूँ? आपके मैग्नीज की बात करता हूँ, तो मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, मतलब n की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। 5+2 कितनी होती है आपकी? या n के स्थान 5 रख देंगे, 5+2 क्या होता है आपका? 7 होता है। 7 अपना क्या होता है आपका? 35 होता है। √35 कितना होता है? देखो आपका 25, √25 मतलब 5, √36 मतलब 6, यहाँ पर क्या है? √35 मतलब 5 और 6 की वैल्यू के बीच में आएगा, मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी वो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाली है। और यदि मैं बात करूं आयरन की तो आयरन के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। यहां से देख के मत बताना कि नहीं मैग्नीज के केस में D5 आ रहा था तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमने 5 लिए, टाइटेनियम के केस में D1 आ रहा था तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 ना, ऐसे नहीं किए। हमने इन 5 को दिखाए और 5 अयुग्मित थे, सिंगल थे, इसलिए हमने 5 लिख दिए। दिखाए 5, एक ही सिंगल था तो उसे 1 अयुग्मित बोल दिए। जब हम 6 को दिखाएंगे तो हमें 4 सिंगल मिलेंगे और 1 क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे? यहाँ पर हम 4 रख देंगे। तो n की वैल्यू 4 रख दो, तो 4 n के स्थान पे रख दो 4+2, 4+2 कितना होता है आपका? 6 होता है। 6 क्या होता है आपका? 24 होता है। √24 नहीं पता, √25 पता है 5 होता है, √16 पता है 4 होता है। अब √16 √25 के बीच का है आपका √24, तो √16 कितना होता है आपका? 4 होता है। √25 5 होता है, मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा √24 का मान। मतलब कि यदि आप √24 की बात करें तो √24 हो जाएगा लगभग आपका 4 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, हाँ। आप जरा ध्यान दीजिए, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में थे? मैग्नीज में थे। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण भी किनका निकला? मैग्नीज का निकला। सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण मैग्नीज का निकला, इसका मतलब सबसे अधिक अनुचुंबकीय कौन होगा? मैग्नीज होगा इन सब की तुलना में, होगा इन सब की तुलना में। अब यहां पर एक बात गौर करना, स्कैंडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 1 थी, तो चुंबकीय आघूर्ण 1 दशमलव समथिंग। टाइटेनियम के
में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 2 थी, तो जो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकला वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। यदि मैं मैग्नीज की बात करूं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 5 थी, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकला 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। और आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी थी? 4 थी, तो मान कितना निकला? 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। इसका मतलब यदि आपको चुंबकीय आघूर्ण के मान दिए हैं तो दशमलव के पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी, दशमलव के पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी, दशमलव के पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी, दशमलव के पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगी। किसे बताएगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगी। तो बेसिकली जो आपकी बड़ी बड़ी एग्जाम होते हैं जैसे कि नीट एग्जाम, जेडबल एग्जाम, उसमें पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी तत्व का चुंबकीय आघूर्ण का मान 7.653 है, बताइए इस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हमें मालूम है यदि चुंबकीय आघूर्ण का मान हमें दिया हुआ है तो दशमलव के पहले जो भी संख्या लिखी होगी, दशमलव के पहले जो भी संख्या लिखी होगी वही संख्या होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इन सभी उदाहरणों से आपका स्पष्ट हो रहा है। स्कैंडियम में 1 थी तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, टाइटेनियम में 2 थी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, मैग्नीज 5 थी तो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, आयरन में 4 थी तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। मतलब यदि आपको चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया हुआ है तो दशमलव के पहले जो वैल्यू लिखी होगी वही होगी आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, और यदि मैं बात करूं आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0, क्योंकि पूरे के पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है तो यदि मैं बात करूं n का मान कितना हो जाएगा? n होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। तो रख दो 0, हाँ, n के स्थान पे रख दो 0। 0 + 2 कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। हाँ, 2 × 0 कितना हो जाएगा? 0। √0 का मान कितना होता है? 0। मतलब जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो कितना होता है? आपका 0 होता है। और जो भी आपके अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका चुंबकीय आघूर्ण भी कोई ना कोई निकलेगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थों का या अनुचुंबकीय डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता, जबकि प्रतिचुंबकीय डी ब्लॉक के तत्वों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है अर्थात n का मान 0 होता है, जिस कारण चुंबकीय आघूर्ण भी क्या निकलता है? 0 निकलता है। तो इस प्रकार से आपके डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। हाँ, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने का अर्थ क्या होता है कि यदि आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में जाके रखोगे तब तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। 2 प्रकार के गुण होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं। और जिन तत्वों में आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें वे क्या करते? वे प्रतिचुंबकीय तत्व कहलाते हैं और वे चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी अनुचुंबकीय गुण भी उतना ज्यादा होगा, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति उतना ही आकर्षित होंगे। अब हमें अनुचुंबक को बताना है तो हमने किसका सहारा लिया? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √n n+2, जहां n क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए n का मान 0 होता है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसलिए इनके लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है? आपका 0 होता है। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। और एक बात सीखी कि यदि किसी भी तत्व का चुंबकीय आघूर्ण का मान आपको दिया है तो दशमलव के पहले जो वैल्यू आती है वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रदर्शित करती है। हाँ, और याद रखना है तो चुंबकीय आघूर्ण है, इसकी एक इकाई होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका बोर मैग्नेटॉन। तो मैंने लिखा हो ना स्कैंडियम का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा बोर का B और आपका मैग्नेटॉन का कैपिटल M, BM, नॉट भावेश मौर्य, इट्स अ बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन होती है।